प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 100 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। ओके जी, देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आप लगाते चलिए आंसर और याद भी करते चलिए। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अब बताओ जी, अर्धनारीश्वर जो है वो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम आपसे पूछा गया है। तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। अब बताओ जी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी 1924 में बने थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखना आप सभी। चलिए भाई सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। भाई किस प्रकार का रूप है ये पूछा गया है। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती यानी कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, कौन सा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 का बी इज द राइट आंसर, याद रखना आप सभी। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी भाई पद जो है जिसके लेखक कवि का नाम है सूरदास और यह ब्रज भाषा के महान कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 4 का बी इज द राइट आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा, गीतावली किसकी रचना। गीतावली के रचनाकार का नाम पूछा गया आप सभी से। तो गीतावली के रचनाकार का नाम पूछे तो आप तुलसीदास लगाना करेक्ट हो जाएगा, 5 का डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सब। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य पूछे तो भाई सिंपल सा आंसर है सूरदास लगा देना। सूर्य पूछे सूरदास लगा देना। अगर पूछे प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं तो मलिक मोहम्मद जैसी लगा देना। अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कौन माने जाते हैं तब आप तुलसीदास लगा देना। भाई ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार छप जाता है, इसलिए सारी चीजों को अपने दिमाग में सेट करते चलना। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, अनादर का विलोम क्या होगा। अनादर का विलोम, विलोम क्या होता है तो उल्टा शब्द पूछा गया है, तो अनादर का उल्टा क्या होगा तो आदर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 7 का सी इज द सही जवाब है, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, आशा का विलोम है। आशा का विलोम कौन सा है, कौन सा विकल्प है जो सही है बताओ आप सभी 8 का। तो मैं बता दूं, आशा का विलोम निराशा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से कर लेते भाई, हिंदी की क्लास है उतना भी टाइम आपका हम नहीं लेंगे। देखो निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास के द्वारा रचित एक प्रकार का महाकाव्य है, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा, 9 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। ध्रुव स्वामिनी जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, आपको याद होगा जयशंकर प्रसाद का एक प्रकार का नाटक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इसका प्रकाशन वर्ष यानी कि ध्रुव स्वामिनी कब यानी कि प्रकाशित किया गया था, कब निकला था, तो यह निकला था 1933 ईस्वी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछे कि ध्रुव स्वामिनी कब प्रकाशित हुआ था तो 1933 ईस्वी में। ओके, याद रखना आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, ये रहा भाई आपके सामने 11 नंबर सवाल, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था। बड़े भाई का नाम पूछा गया है, तो जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम था शंभू रतन, ऑप्शन डी राइट आंसर है, 11 का डी लगा लो आप सभी, तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है भाई, गलत बात है, एक बार क्लास को लाइक कर दो, तब देखो भाई पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। एक बार क्लास को, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हो, एक बार क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करना। क्लास को मतलब ये क्लास खत्म हो जाएगा, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर करो ये करो, पहले आप अच्छे से क्लास कर लो एक बार लाइक करके। ओके, चलिए देखिए 12 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। अब बताओ आप सभी, रघुवीर सहाय भाई अधिनायक जो कविता है जिसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय, और यह किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे तो वो थे दिनमान के, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 12 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल जो है ये नाभादास की रचना है, ऑप्शन ए सही जवाब है, 13 का ए सही जवाब। ओके, चलिए देखिए 14 नंबर सवाल को देखिए, अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का पुतला मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत बुद्धिमान होना, कौन सा भाई,
तो ऑप्शन ए सही जवाब है, 14 का ए है। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, शिव का उपासक क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन दो प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिव का उपासक और दूसरा है शिव का विशेषण क्या होगा, तो दोनों का एक ही आंसर निकल के आता है, सैब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 15 का। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे, धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, या इनमें से कोई नहीं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधुओं फकीरों के साथ में भटकते हुए इनका जो है बचपन बीत गया ऐसे ही। ओके चलिए देखिए 17 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। भाई आंसर को लगाते चलो, भाई आंसर नहीं दिख रहा आप लोगों का, एकदम एनर्जी के साथ, पूरा एनर्जेटिक के साथ क्लास करो भाई, बहुत ही मजा आएगा। देखो सूरदास की कौन सी रचना, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है, तो मैं बता देता हूं। पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, करबक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, छप्पा जो है ये नाभादास की रचना है, और सूरदास की जो रचना है वो है पद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं, कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 18 का ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। प्रस्तुत पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है, भाई हे नंदलाल अब जग जाओ, भोर हो चुकी है भाई, यानी कि भोर होने की सूचना दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, भोर मतलब भाई सुबह, याद रखना आपसे भी। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। जन्म तिथि वो भी अनुमान लगाया गया है कि हाँ इतना में जन्म हुआ था इसका, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो, तो 1478 में जन्म हुआ था और 1583 में निधन हुआ था, तो अब लगा लो 1478 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगर सूरदास का निधन पूछे तो 1583 याद रखना। ओके चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, भाई एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपको ऐसे बना के दे देंगे जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी पूछे तो आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। देखो रामचरितमानस किसकी रचना है, रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास की रचना है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं इससे पहले। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तो भाई ये भक्ति की भूख है। ऑप्शन बी सही जवाब है। और सूरदास को किस चीज की भूख है, तो कृष्ण के जूठन की भूख है, इसको भी आप याद रखोगे। ओके चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे। आत्माराम दुबे तुलसीदास के पिताजी का नाम है, क्या पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे, और माताजी का नाम क्या है, तो हुलसी है, और पत्नी का नाम क्या है, तो रत्नावली है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 24 नंबर सवाल देखिए, रत्नावली के पिता का क्या नाम था। रत्नावली कौन थी, तो तुलसीदास की पत्नी थी। अब रत्नावली के पिता का नाम पूछा गया है, तो रत्नावली के पिता का नाम था क्या, तो आत्माराम दुबे, ये तो तुलसीदास के पिताजी हैं, ये दीनबंधु दास जो है ये है रत्नावली के पिताजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। किसकी कविता को सुनकर, तो वो जो है सूरदास की कविता को सुनकर जो है कवि नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 26 का बी लगा लो आप सब, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है। छप्पे जो है उसमें कितनी पंक्तियों का छंद होता है, छप्पे 6 पंक्तियों का छंद होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, विमल में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग कहने का अर्थ है ये पहले लगता है, वी और मल, यानी कि मल एक शब्द है, वी हमारा उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। राष्ट्र का विशेषण पूछा गया, बहुत ही आसान सा सवाल है। राष्ट्र, राष्ट्रीय कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भारत, भारतीय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, नाभादास का जन्म कब हुआ था। नाभादास का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे विषय। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो अनुमान लगाया गया था कि 1570 में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित्त के प्रथम पद में जो रस पाया जाता है वो कौन सा है, तो भूषण जी की रचना, और भूषण जी वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार जो है वो रौद्र रूप धारण कर रखा है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से
करते चलो भाई, अच्छे से याद करते चलो। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, नहीं है पूछा गया है मेरे भाई। बताओ निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो प्रसाद जी की, कौन सा प्रसाद, वो खाने वाला प्रसाद नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाम है। तो बताओ 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चित्रधार, झरना, आंसू, ये साकेत इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है, तो वो है कामायनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, तो राष्ट्रीय भावधारा, कौन सा, राष्ट्रीय भावधारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, सरोज स्मृति किसकी रचना है, सरोज स्मृति जो रचना है वो है निराला की। निराला का पूरा नाम है कि क्या, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, ट का उच्चारण स्थान है, ट का उच्चारण स्थान पूछा गया, लिरिटूर, साणंग, मूर्धा हो जाएगा 37 का, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना, आप सभी याद रखना। ओके चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन, अपनापन पूछा गया भाई, अपनापन, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन जो शब्द होता है वो क्या है, तो अपनापन भाई ये हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा मित्र है, दोस्त है, साथी है, दुश्मन है, ये क्या हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं ना, बुढ़ापा हो गया भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ये सब क्या है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए क्या करा, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था, तो क्या आपको पता है कि इसको 1977 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था और 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी इन्होंने, याद रखना। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, शोषक का विलोम क्या होगा, उल्टा शब्द फिर आ गया तो पोषक हो जाएगा, शोषक पोषक हो जाता है। ओके चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध तार सप्तक के डॉट 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 कवि थे, कैसे कवि थे, तो पहले कवि थे, मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, मुक्तिबोध जी का जन्म समय था, जन्म कब हुआ था ये पूछा गया, कितने बजे हुआ था, रात के 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे या फिर दोपहर के 12 बजे, कब हुआ था, तो यह हुआ था रात के 2 बजे। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा 42 का। ओके चलिए 43 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग, अधिनायक में उपसर्ग पूछा गया है, तो अधि और नायक, अधि हमारा उपसर्ग है और नायक एक शब्द हो जाएगा, यानी कि अधि हमारा उपसर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि हैं, तो मैंने बता चुका है, ये 4 कवि आते हैं भक्ति काल में, जैसे कि हो गया मलिक मोहम्मद जैसी हो गया, सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया और नाभादास हो गया, ये 4 कवि हमारे भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भूषण जी रीति काल के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ भूषण जी रीति काल के अंतर्गत आते हैं, और नीचे जितने भी कवि बचते हैं जैसे कि शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, मुक्तिबोध और ज्ञानेंद्रपति, ये सारे के सारे आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं भाई, याद रखिएगा, रघुवीर सहाय आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, पत्नी बिटिया को क्या करती है, तो पत्नी बिटिया को समझाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और पिताजी क्या करते हैं, तो सिखलाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ये बताओ। हार जीत चैप्टर से लिया गया, जो कि अशोक वाजपेयी की रचना है, और ये इसमें जो है किसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जो बूढ़ा मशक वाले पर, जो कि मतलब सड़क की सिंचाई कर रहा था। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में लगता है भाई, मैं बता चुका है, प्रकाश इत, कौन सा, तो इत हमारा कौन सा, तो प्रत्यय हो जाएगा, और प्रकाश एक शब्द है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखिए, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं, क्या, जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम लोग यौगिक बोलते हैं। कौन सा, ऑप्शन बी में दिया गया, आपका सही जवाब है। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए, घ का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह, विसर्जन या नान कंठ, मैंने ट्रिक बताया था, एकदम अच्छे से निकाल पाओगे। अकुह यानी कि क वर्ण जितने भी है वो कंठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम लगा लो आप सभी। ओके चलिए 50 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, यानी कि 100 का आधा हो चुका
चुका है मेरे भाई। अच्छे से लास्ट तक बने रहो हमारे साथ और देखते हैं आज कितने बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाते हैं। देखिए, 1 गिलास पानी लाओ, मैंने कहा आपसे 1 गिलास पानी लाओ, यानी कि मैंने आपसे क्या बोला तो उसे मैंने आज्ञा किया, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने उसे आज्ञा दिया। 50 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, आज्ञावाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखना। चलिए 51 नंबर सवाल की पुस्तक शब्द संज्ञा, पुस्तक में कौन सी संज्ञा है, तो पुस्तक बहुत प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा जिससे उसके जाति का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक, जैसे पुस्तक एक जाति है तो पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, भैंस की भी जाति होती है, बकरी हो गया, ये सारे के सारे क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है, याद रखना आप सभी। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा है जो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो सभा, क्या सभा एक आदमी से होता है क्या, ये समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ही नहीं, तो भाव के द्वारा व्यक्त कौन सा होता है, तो ताजमहल, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और 1 नंबर में ही मिल गया ताजमहल, ऑप्शन ए सही जवाब है। सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई, बुराई, ये सारे क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है और जो नहीं है वो है ताजमहल। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया तो कवयित्री हो जाता है। अब आपको देखना है कि ये 4 विकल्प में कौन सा सही होगा, कवयित्री, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखना। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में पूछा गया है और संस्कृत के लिए अलग होता है, लेकिन हिंदी के लिए डायरेक्टली यहां पूछा गया है, तो हिंदी भाषा के लिए जो वचन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, बातचीत पाठ किस विधा की रचना, बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, जिसके निबंधकार का नाम बोले तो वो है बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा, जिसका कि जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था, तो निधन हो गया था। जिसके माताजी का नाम, किसके माताजी का नाम, तो बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए 57 नंबर सवाल देखिए क्या करा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, कौन कौन, उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। चलो मैं तीनों का प्रकाशन वर्ष बता दे रहा हूं, देखो अगर पूछे उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1915 लगा देना, और वो सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा जो है वो 1911 में प्रकाशित हुआ था, दोनों 1911 में हुआ था, सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा 1911 में और 1915 में उसने कहा था, तो अभी कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है, संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार का नाम पूछा गया आप सभी से, तो संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, तो दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। दिनकर जी का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिसको हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए, मात्र 40 ऑब्जेक्टिव बचा है, अच्छे से देखते चलो आप सभी। रोज इनमें से क्या है, रोज जो पाठ है वो एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रोज एक प्रकार का कहानी है। चलिए 61 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, जूठन जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है और जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने भाई, अभी से लेके आपके एग्जाम तक बहुत सारे प्रश्न ऐसे करा देंगे जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ और अच्छे से तैयारी करो। देखो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक जो थे वो थे नामवर सिंह, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए, रवेश क्या होता है, रवेश का क्या अर्थ होता है, तो वो क्या होता है बताओ, 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये होता है मोटे सूत की बुनी, कौन सा,
गंगाधर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा जो है एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? लो जी, ये क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट बताया और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे छप भी गया। देखो, नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो मैंने बताया कविता के नए प्रतिमान पर। कब? तो 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, अब और नहीं कैसी रचना है? अब और नहीं रचना जो है वो क्या है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है या फिर निबंध है? 66 का करेक्ट आंसर बताओ। तो ये एक प्रकार का क्या है? तो कविता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 67 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। तिरीच क्या होता है? तिरीच जो होता है वो जहरीला लिजार्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है, कृति है, वो किसकी है? बताओ आप सभी। 68 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? तो जे कृष्णमूर्ति। अगर जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछ दे तो आप जिद्दू कृष्णमूर्ति लगा दोगे तो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी जो हैं वो किस मार्ग में दीक्षित हुए, ये पूछा गया। तो ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके, चलिए 70 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं? अष्टछाप में कौन से कवि नहीं आते हैं? वो है मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 17 का। ओके, 70 का। ओके, चलिए देखिए 71 नंबर सवाल देखिए, तमचूर का अर्थ है? तमचूर का अर्थ मुर्गा होता है क्या? मुर्गा होता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। भूषण का निधन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। देखो, भूषण का निधन कब हुआ था? तो 1613 में इसका जन्म हुआ था और 1715 में निधन हो गया था। बस इतना को याद रख लेना। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए निधन पूछा गया तो बी लगा लो, 1715 में निधन हुआ था। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सूरदास की कौन सी रचना, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है? पूछा गया भक्तमाल नाभादास की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। मैंने बता चुका है, ये सूर सागर जो है ये सूरदास की रचना है भाई। कौन सा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का। क्या? अमृतसर का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 75 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 76 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। फोन के स्क्रीन पर आकाश का विलोम क्या होगा? बताओ जी, आकाश का उल्टा क्या होगा? तो पाताल हो जाएगा। आकाश ऊपर है और पाताल नीचे है, तो कौन सा? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 77 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। नर का विलोम क्या होगा? नर का विलोम नारी, नर नारी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। नर का आप ये महिला मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 78 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेट करके बनाओगे तो अच्छा होगा। देखो, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति जो रचना है ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु नाम पूछा गया भाई। तो तुलसीदास के अगर शिक्षा गुरु पूछे, क्या शिक्षा गुरु आपसे पूछे तो कौन सा होगा? तो शिक्षा गुरु है शेष सनातन, स से शिक्षा और स से शेष सनातन, याद रखिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दीक्षा गुरु पूछे तो नरहरि दास लगा के निकल लेना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। जायसी हिंदी साहित्य की किस धारा से जुड़े हैं भाई? मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, याद रखिएगा आप सभी। कृष्ण मार्गी है तो सूरदास जी है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए, सद्भाव का अभाव किसकी रचना? सद्भाव यानी कि सद्भाव का अभाव जो रचना है वो किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है उसके लिए हम लोग एक शब्द में जो बोलते हैं वाचाल बोलते हैं। क्या? वाचाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए क्या होगा एक शब्द में? तो अभिनेत्री हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए
85 नंबर सवाल देखिए, क्रियाहीन हिंदी किसकी रचना है? क्रियाहीन हिंदी, भाई बताओ क्रियाहीन हिंदी जो रचना है वो किस लेखक की रचना है? तो वो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 85 का बी इज द करेक्ट आंसर। भाई आप लोगों का एनर्जी लगता है कम हो चुका है। देखो मैं जिस एनर्जी से शुरू किया था उस एनर्जी से अभी तक बना हुआ हूं, लेकिन आप लोगों का एनर्जी आंसर लगाने में कम हो चुका है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? आंसर लगाते चलो, देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर लगाते रहते हैं लास्ट तक। चलिए देखिए 86 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कठोर का विलोम क्या होगा? कठोर, कठोर का कोमल हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा का विलोम अमावस्या होता है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? अब बताओ आपसे भी, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता था वो कहा जाता था उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन ए सही जवाब है 89 का, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए, लिरिक का पर्याय क्या होगा? लिरिक का पर्याय प्रगीत होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 91 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम ये लिखा हुआ है नामवर सिंह है। ओके, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके जी, चलिए 92 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? ये पूछा गया। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना का नाम है जूठन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जूठन एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, इसको भी आप याद रखिएगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना, और रोज जो है ये अज्ञे जी की रचना। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत का अंबा। कौन सा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद पूछा गया आप सभी से, तो ने जोर अन होता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। कौन सा? तो नेज और अन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए, भर पेट में कौन सा उपसर्ग? भर पेट यानी कि उपसर्ग पहले लगता है, तो भर हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। पुरातन में कौन सा उपसर्ग? पुरातन, कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? पूरा और तन, तन हमारा एक शब्द है और पूरा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग? प्रतिनिधि, निधि प्रति हो जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? पति का नाम पूछे तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और पिताजी का नाम पूछे तो ठाकुर रामनाथ सिंह लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। दोनों को याद रखना आप सभी। ओके जी, चलिए 100 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, करबक पाठ के कवि कौन है? करबक जो पाठ है उसके कवि का नाम क्या है? बताओ आप सभी। सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर जयशंकर प्रसाद? तो करबक पाठ के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, और आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट भाई जरूर करना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप हमारे साथ डेली शाम 7 बजे जुड़ के क्लास जरूर करना भाई। हम सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराते हैं। सब्जेक्टिव जितने भी चैप्टर वाइज होते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, और बीच बीच में हम आपको इसलिए इंपॉर्टेंट दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद होते चले जाए, और लास्ट में हम लोग मिलके एकदम तहलका मचाएंगे, रिवीजन करेंगे। इसलिए मिलते हैं अगले क्लास में, सारे प्रश्नों को आप याद कर लेना। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में।